हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और नए सॉफ्टवेयर की नई सेटिंग्स हैं तो पता लग नहीं रहा है स्टार्ट हुआ या नहीं, बट हो ही गया होगा होपफुली। तो आज पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज का आपका सेकंड सेशन है। और इसमें जो भी कॉमन पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं, चाहे वो आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी से हों, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट से हों, चाहे वो टीचिंग मैथडोलॉजी से हों यानी पेडागोजी से हों, सभी क्वेश्चंस को, क्लासरूम मैनेजमेंट टाइप के क्वेश्चंस हों, इन्वॉल्व किया गया है, तो इंक्लूड किया गया है बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। लास्ट क्लास में आप लोगों को आए बहुत मज़े, आपको सीखने में मज़ा आया और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में भी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। 20 क्वेश्चंस हैं, हर एक क्लास में 20 क्वेश्चंस रखेंगे और कोशिश करेंगे टाइम पे क्लास शुरू करें। जैसे आज लेट हुई है वैसे ना हो, 9 बजे ही हो जाए शुरू। ठीक है जी। तो आपकी जन्मदिवस की जो भी आप लोगों ने विशेष दी, बधाइयाँ, शुभकामनाएं, उनके लिए धन्यवाद आपका। और स्टार्ट करेंगे भाई क्लास। ठीक, नई सीरीज है ये, इसमें मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक टीचिंग एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। कॉमन टॉपिक्स हैं। पीडीएफ जो इससे पहले वाली क्लास का है वो पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगा विद आंसर्स इस क्लास के जस्ट बाद, और ये वाली क्लास का पीडीएफ कल तक मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, कमेंट्स में अपने विचार भी बता देंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं फटाफट और समझते हैं कि कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जल्दी से बताएंगे, जवाब देंगे। 1 नंबर के लिए सवाल है आपका और आप पोल में जवाब देंगे। ठीक है, ताकि आप अपनी बात से पीछे ना हटें कि हमने तो ये वाला नहीं ये वाला जवाब दिया था, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है जी, चलिए फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये सीरीज आप डेली कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे, कल एक्स्ट्रा छुट्टी हो गई थी आपकी और बर्थडे पे तो छुट्टी थी ही। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू जेंडर स्कीमा थियरी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतकार लिंग स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब जेंडर स्कीमा थियरी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है DEET+B में और कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जेंडर ऐसा टॉपिक है जो सारे टीचिंग एग्जाम्स में आता है और आना भी चाहिए, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग थियरिस्ट इज नॉट रिलेटेड टू जेंडर स्कीमा थियरी, यानी कौन सा थियरिस्ट है जिसने जेंडर स्कीमा थियरी पे, यानी लिंग स्कीमा, जेंडर और सेक्स डिफरेंट हैं, ये हम सभी जानते हैं। सेक्स एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, यानी जैविक संरचना है, आपकी बायोलॉजी निर्धारित करती है, और जेंडर समाज बना देता है। ठीक है जी, तो बताइए जरा फटाफट से, जेंडर स्कीमा थियरी से कौन कौन रिलेटेड नहीं है। अब ये जेंडर स्कीमा थियरी का सवाल थोड़ा नया होने लगा है, क्योंकि जनरली जेंडर स्कीमा थियरी पे ये लोग नहीं जाते थे, है ना। तो कैरल लिन या फिर हालवर्सन, सिगमंड फ्रॉइड या सेंड्रा बैन, बताइए फटाफट से बताइए। जो भी आप जवाब दे रहे होंगे, यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, कल से पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा सिगमंड फ्रॉइड। क्यों? क्योंकि नॉट लिखा हुआ है, और जो नॉट का हमारा सीधा सा रूल होता है, जो पूछा क्या है, जो सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही सही है, क्योंकि पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं। देखो, सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, है ना, अनकॉन्शियस माइंड, पर्सनैलिटी की थियोरी है इनकी। इन्होंने जेंडर स्कीमा थियोरी नहीं दी है। ठीक, जेंडर स्कीमा थियोरी पे बात कैरल लिन ने की है, हेलवर्सन ने की है, सेंड्रा बैम ने तो इसको इंट्रोड्यूस ही किया था। सेंड्रा बैम ने बहुत काम किया किसको लेकर के, जेंडर को लेकर के या विमेन अपलिफ्टमेंट को लेकर के। ठीक, तो समझते हैं कहानी क्या है और जेंडर स्कीमा थियरी है क्या बेसिकली। इन तीनों की बात कभी और अलग से, ये वाला टॉपिक भी मैं आपको कराऊंगी, मैं लिख भी लेती हूँ, कहीं पे नोट कर लेना राहुल। जेंडर स्कीमा थियरी, ये जो टर्म्स वाली सीरीज चलेगी ना बीच बीच में, उसमें ये भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो जनरली नहीं आता पेपर में, लेकिन आ गया तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो जेंडर स्कीमा थियरी की बात सेंड्रा बैम ने की है। जेंडर स्कीमा थियरी बेसिकली आपके स्कीमा, आप समझते हैं कि जो भी आपका मेंटल स्ट्रक्चर है, मानसिक संरचनाएं हैं, जो भी चीजें आपने दिमाग में स्टोर करके रखी हुई हैं, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी सारा डेटा है आपके ब्रेन में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, जेंडर को लेकर के जो स्कीमा है वो जेंडर स्कीमा है। वो आता कहां से, समाज से आता है। कई बार इसमें स्टीरियोटाइप्स भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आसपास देख रहे हैं, मम्मी को हमने खाना बनाते देखा है, पापा को रिमोट लेके टीवी के सामने बैठे हुए देखा है, हमें लगता है तो कि जो, अगर आप फीमेल हैं तो बहन का काम है खाना बनाना, मैं लड़का हूं तो क्यों खाना बनाऊं, और भाई का काम है टीवी देखना या कुछ और बाहर से सामान ला देना। तो ये जेंडर स्कीमा हमारा बनता है कई बार कहां से, एनवायरमेंट से। स्टीरियोटाइप्स भी इसके अंदर आ जाते हैं कई बार। ठीक, तो इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी बात आपका सेंड्रा बैम ने की है। ये सेंड्रा बैम है और इन्होंने बताया, सेंड्रा बैम। अगर पूछ लेता कि किसने दी है थियरी, तो इन तीनों का नाम सही हो जाता है, स्पेशली सेंड्रा बैम इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस। ठीक, या इस
कॉन्सेप्ट के लिए सैंड्रा मैम इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जेंडर स्कीमा कहते हैं इसको, स्कीमा को स्कीमा ही कहेंगे। सोसाइटीज बिलीव अबाउट दी ट्रेट्स ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, क्योंकि ये जेंडर है तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाई गई संरचना है, समाज ने तय किया है लड़कियां ऐसे रहेंगी, लड़के ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है जी। तो अगर हम देखें सोसाइटीज बिलीव अबाउट दी ट्रेट्स ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, जो समाज का विश्वास है कि महिलाओं को ऐसे होना चाहिए, पुरुषों को ऐसा होना चाहिए, वो जेंडर स्कीमा थ्योरी, जेंडर स्कीमा को बनाता है, ठीक। और क्या चीजें इसमें आएंगी, इन्फ्लुएंसेस ऑन सेल्फ एस्टीम और एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स। तो अगर आप समाज के बनाए हुए या जो भी आपका स्कीमा बना है जेंडर को लेकर के, तो अगर आप उसके हिसाब से चलते हैं तो आपको पता है कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर कौन सा होगा और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर कौन सा होगा। इन्फ्लुएंसेस ऑन द प्रोसेसिंग ऑफ सोशल इंफॉर्मेशन, यानी सोशल इंफॉर्मेशन को आप कैसे प्रोसेस करेंगे, समाज में कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उसमें आपको कौन सी चीज अटपटी लगेगी, कौन सी नॉर्मल लगेगी, ये आपके जेंडर स्कीमा थियरी पे डिपेंड करेगी अबाउट जेंडर, कि जेंडर को लेकर आपके विचार क्या हैं। अब इसमें आपका एनवायरमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, इसमें आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका दिमाग कितना डेवलप्ड है ना, वो भी इसमें बहुत मैटर करेगा। तो ये सब मिलाकर के हमारी एक जेंडर स्कीमा बनता है, जिसमें स्टीरियोटाइप्स भी कई बार आ जाते हैं। सीटेट इनवैलिड होगा, अब ये वो इधर उधर की जो बातें चल रही हैं, जब तरीके से चीजें सामने आ जाएंगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये बिना मतलब बहुत हल्ला बनाने का शौक बिल्कुल भी नहीं है ना, और वो अच्छा भी नहीं लगता, वो एक मैच्योर काम नहीं लगता। ये जिनको नया नया शौक है यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का उनके लिए ठीक है ना, कुछ होश आए चीजें बिल्कुल फाइनल सामने तो उस पर बिल्कुल बात करेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2। मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी में रहने की कोशिश नहीं करती हूँ यूट्यूब पे, जो भी होता है वो सबके सामने आ ही जाता है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है तो उसको छिपा के रख लेगी, है ना। तो इस पर चर्चा करेंगे जब फाइनल कल सामने आ जाएंगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग निमोनिक स्ट्रेटजीज इज करेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मिडल एज चिल्ड्रन। मिडल एज चिल्ड्रन या मिडल चाइल्डहुड कह देते हैं हम, वही आपका 6 से 8, 8 से 11, यानी लेटर चाइल्डहुड वाली स्टेज में से ही 1-2 साल इधर उधर करके आप मिडल चाइल्डहुड मान सकते हैं, ठीक। तो पूछा है कि कौन सी स्ट्रेटजी करेक्ट है निमोनिक को लेकर के। निमोनिक क्या है, बेसिकली याद रखने का एक तरीका है, ठीक, कि आप जैसे SPCF मैंने आपको बताया हुआ है प्याजे की थियरी के लिए कि 4 स्टेजेस हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इन चारों को सीक्वेंस में आप याद रख पाते हैं SPCF से, ये एक निमोनिक है ना। तो ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, कई सारे एक्रोनिम्स हैं कुछ, जिनकी सहायता से आप क्या याद रख लेते हैं, आपको चीजें याद रह जाती है। तो मेमोरी में ठहराव की या रुकवाने की, एक तरह से मेमोराइज करने की टेक्निक है निमोनिक्स, जिसमें कई सारी चीजें आती हैं, ठीक। तो अगर हम देखें तो मिडिल एज चिल्ड्रन की बात हो रही है, यानी 5 से 11-12 साल तक के बच्चों की, वही लेटर चाइल्डहुड ही मान के चला करें आप। तो फर्स्ट ऑप्शन है 5 and 6 years old children can use external memory aids, यानी 5 और 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो बाह्य मेमोरी सहायता का उपयोग कर सकते हैं। कोई आपने उनको चार्ट दिखा दिया, कुछ और कोई एक पिक्चर देख ली उन्होंने, तो ये हो सकता है, बिल्कुल सही है, 5-6 साल का बच्चा कर सकता है, करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट है, मोस्ट चिल्ड्रन डू नॉट डू ग्रुपिंग अंटिल एटलीस्ट द एज ऑफ 10 years। 10 साल की उम्र तक जो है ज्यादातर बच्चे ग्रुपिंग नहीं कर पाते। सॉरी, याद रखने का तरीका है बेसिकली ग्रुपिंग भी, जैसे आप चंकिंग करते हैं, बात सही है, खुद से नहीं कर पाएंगे। 4 years ओल्ड डू कॉन्शियस रेपिटेशन स्पॉन्टेनियसली। देखो कॉन्शियस रेपिटेशन जो है 10 साल की उम्र से पहले, कि आप एक निमोनिक का प्रॉपर यूज कर पाएं, उसकी शॉर्ट फॉर्म्स याद रख पाएं, उसको स्पॉन्टेनियसली जो भी कहानी बताई गई है पूरा याद रख पाएं, तो ये आपका मुश्किल है। तो फर्स्ट और सेकंड यहां सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी मेमोरी पे चर्चा बैच में करेंगे अलग से, क्योंकि मेमोरी जो है अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है। सीटेट में तो आता नहीं है, एक आध क्वेश्चन कभी आ जाता है तो आ जाता है। न्यू बैच कब आएगा सीटेट का बता देंगे ना, कभी तो रिकॉर्डेड बैच चल रहा है, जैसे ही सीटेट अनाउंस होगा अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसके अनुसार फिर लाएंगे, ठीक, और नहीं होते हैं तो ये तो है ही बैच, ठीक। टाइप्स ऑफ निमोनिक डिवाइसेस। अब कुछ निमोनिक के डिवाइसेस हैं, जैसे एक्रोनिम हो सकते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म्स हम कह देते हैं, जैसे हमें हमारे सर ने पढ़ाया था ये जो आपके प्लैनेट्स हैं, कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब ये क्या है, ये सारे आपके प्लैनेट्स, तो एक एक्रोनिम बन गया, या हम SPCF का एक एक्रोनिम बना लेते हैं, सम पीपल कांट फोकस। तो आपने हर एक लेटर से एक स्टोरी बनाई हुई है, एक सेंटेंस बनाया हुआ ताकि याद रहे, एक कहानी है, ठीक। मेथड ऑफ लोकी होता है कि आप पूरे दिमाग में एक विजुअलाइजेशन करते हैं, कौन सी चीज कहां से जुड़ी हुई है, और प्लेसेस से जोड़ करके उसको, ये भी याद रखने का एक तरीका है। कई बार हम राइम्स के थ्रू याद रखते हैं चीजें, है ना। चंकिंग, कि आपने फोन नंबर है मान लीजिए, तो उसको 3-3 या 4-4 के टुकड़ों में
तोड़ करके याद कर लिया, है ना, जैसे 9599, फिर इसको बाकी सबको मतलब 3 और 4 के ग्रुप में याद कर लिया, एसोसिएट कर लिया किसी चीज को दूसरी चीज के साथ, तो ये सब निमोनिक्स हैं, यानी याद रखने के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है डैश सीक्स टू मेजर quantitative differences in cognitive abilities by using tests that indicate or predict cognitive abilities। यानी डैश उन परीक्षणों का उपयोग करके संज्ञानात्मक क्षमताओं में मात्रात्मक अंतर को मापता है जो संज्ञानात्मक क्षमताओं को इंगित करते हैं। मतलब क्या हुआ, यानी आपकी संज्ञानात्मक क्षमताएं, यानी संज्ञानात्मक मतलब दिमाग से रिलेटेड, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन, जो भी काम दिमाग से होते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यानी संज्ञानात्मक विकास में आते हैं। तो संज्ञानात्मक क्षमताओं को मापने का मात्रात्मक तरीका कि हम क्वांटिफाई कर पाए कि इतने % आपका दिमाग काम करता है, जैसे आईक्यू भी हो गया फॉर दैट मैटर, तो भी कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक क्षमताओं को मापने का ही एक तरीका है। हालांकि हार्वर्ड गार्डनर आईक्यू को मानते नहीं है, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो कॉग्निटिव एबिलिटीज को यानी संज्ञानात्मक क्षमताओं को क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस या फिर उनको मेजर कैसे करेंगे, वो तरीका क्या है यानी मापने का, साइकोमेट्रिक अप्रोच के द्वारा, बिहेवियरिस्ट अप्रोच के द्वारा, पिजेशियन अप्रोच या बेलीज अप्रोच, फटाफट से बताएं। इसका सिंपल सा जवाब होगा साइकोमेट्रिक अप्रोच। प्याजे कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया थोड़ी रखे हुए हैं, तो साइकोमेट्रिक अप्रोच है ये, जिसके माध्यम से जितने भी आपके आईक्यू टेस्ट हैं या आपके पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं, जिनमें भी मेजर किया जा रहा है, मापा जा रहा है पर्सनैलिटी को, यानी आपके व्यक्तित्व को, आपकी बुद्धि को, है ना, दिमाग को, ये सारी चीजें साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर आएंगी, जिसके द्वारा हम मेजरमेंट कर रहे हैं हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं का यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिनोमिनन वेयर चिल्ड्रन ओवर जनरलाइज ग्रामेटिकल रूल्स सच एज सेइंग गुड इंस्टेड ऑफ वेंट। यानी कि भाषा विकास के संदर्भ में उस घटना का वर्णन करना है या उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है जब बच्चा किसी शब्द का उपयोग करने में व्याकरणिक नियमों में वो भूल करता है या अति सामान्यीकरण कर देता है। जैसे संज्ञा और क्रिया है यानी नाउन और वर्ब है मान लीजिए, तो वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, उसकी फॉर्म्स को समझने में उसको होती है दिक्कत, अति सामान्यीकरण कहते हैं इसको। जैसे कि वेंट की बजाय वो गोड बोल रहा है, मतलब क्या हुआ, उसको लग रहा है जो फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी गो की, इसी में ईडी लगा देंगे क्योंकि कुछ वर्ड्स में ईडी लगा करके सेकंड फॉर्म बन जाती है, तो यही जो है सही बन जाएगा, जबकि जो गो है उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट होगी। लेकिन उसने ईडी लगा दिया क्योंकि कहीं पे कोई नियम सीखा और उसको हर जगह यूज करने लग गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईट का वो ईटेड भी बना सकता है, तो जो आपकी नाउन और वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उनमें वो कुछ रूल कहीं से सीखता है, वो हर जगह लागू करने लगता है जहां वो लागू नहीं भी होता। इसको ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं यानी अति सामान्यीकरण कहते हैं नियमों का। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बहुत जगह पे पूछा जा चुका है, बहुत ही आम सा जवाब है, कोई मेंटोस जिंदगी वाला क्वेश्चन नहीं है, एकदम आम जिंदगी वाला सवाल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट which level involves making moral decisions based on the social contract and individual rights। यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों के आधार पर नैतिक निर्णय लेना शामिल है। यानी कहां पे व्यक्ति डिसीजन लेगा, किस बेसिस पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स पे, कि समाज को बनाए रखने के लिए कुछ चीज जरूरी है बट इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं, है ना। तो रेड लाइट जंप नहीं करनी है, बट कोई एक्सेप्शनल केस है जहां किसी की जान बचानी है या कुछ, तो एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं कई बार, है ना। या फिर अगर हम बात कहें तो जो एक बहुत ही पुरानी सी सेइंग है, हम आपने मॉरल एजुकेशन में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि वो झूठ जो किसी की जान बचाने के लिए बोला जाए उसको झूठ नहीं कहते। तो वो क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, कि इंडिविजुअल के भी अपने राइट्स हैं, या कई बार जो धरना प्रदर्शन आप देखते हैं या चीजें होती हैं वो इसी स्टेज में आती है, और ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है कि इंडिविजुअल के भी राइट्स हैं। समाज में तो एक नियम चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल राइट्स के लिए जहां जरूरत पड़े खड़े होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, उत्तर परंपरागत स्तर है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, ठीक है। 5th स्टेज है ये, पर्टिकुलरली अगर हम देखें कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फटाफट से बताओ। और क्वेश्चन नंबर 6 says which term refers to the ability to understand and share the feelings of another person and is crucial for social development। यानी वो कौन सा शब्द है, कौन सा टर्म है, कौन सा तथ्य है, whatever you want to call it, जो जब किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता को संदर्भित करता है, जो वो शब्द पहचानना है, और सामाजिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। यानी सामाजिक विकास
आपका बेहतर होगा, यानी आप लोगों को बेहतर समझ पाएंगे, समाज में कैसे रहना है, क्या तौर तरीके हैं, क्या नियम कायदे कानून है, उन सब के साथ बेहतर डील कर पाएंगे यदि आपके अंदर ये क्षमता है। कौन सी क्षमता? लोगों की फीलिंग्स को शेयर करने की, महसूस करने की। क्या कहलाएगा ये? एम्पैथी कहलाएगा। नहीं, सिंपैथी को हम बहुत पॉजिटिव नहीं मानते हैं आपकी साइकोलॉजी में या ये आपके पूरे सिलेबस में भी, अगर मैं इधर उधर की बात ना करूं तो सिंपैथी बहुत पॉजिटिव नहीं है, आपको अवॉइड, बचना है सिंपैथी से। सिंपैथी इज दया, कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं किसी पे, एंड दया किसी को नहीं अच्छी लगती। एम्पैथी इज द राइट वर्ड। एम्पैथी के आप दूसरे के शूज में खुद को रख करके देख पाए, समानुभूति जिसको हम कहेंगे। और एम्पैथाइज अगर आप बेहतर कर पाते हैं तो आपका सोशल डेवलपमेंट बेहतर होगा, आप लोगों को बेहतर समझ पाएंगे, आप उनकी भावनाओं को, उनकी इंटेंशंस को और वो खुद को उनकी जगह पे रख के देख पाएंगे। तो एम्पैथी मस्ट है, सिंपैथी इज नॉट द राइट वर्ड या फिर राइट टर्म, पॉजिटिव नहीं है बहुत ज्यादा सोशल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। हाँ, एल्ट्रुइज्म तो एक तरह से परोपकारिता हो गई कि आपको दान करना पसंद है, मानवता की भलाई करना पसंद है, नॉल। ईगो सेंट्रिज्म तो सेल्फ सेंटर्ड है आप, यानी खुद के बाहर कुछ और देख ही नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, जवाब दीजिएगा फटाफट से। विच डेवलपमेंटल माइलस्टोन टिपिकली अकर्स फर्स्ट इन इन्फेंसी? यानी विकासात्मक प्रकार्यों में सबसे पहला जो माइलस्टोन है या डेवलपमेंटल टास्क जिसको हम कह देते हैं, सबसे पहले इन्फेंसी में कौन सा एक टास्क आता है या माइलस्टोन अचीव करता है बच्चा? इन्फेंसी आप जानते हैं शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष हम जनरली देखते हैं, लेकिन डेवलपमेंटल टास्क यानी विकासात्मक प्रकार्यों के परिप्रेक्ष्य में या पर्सपेक्टिव में अगर मैं कहूं तो जन्म से 6 वर्ष तक हम देखते हैं इन्फेंसी को। जो हैविंगर्स ने ये दिए हैं बेसिकली, जो आपके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, केवीएस में भी इस बार पूछे गए थे और कई जगह पे पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम देखें जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो हैविंगर्स्ट बात करते हैं इनकी, और हैविंगर्स्ट ने बर्थ टू 6 ईयर्स को इन्फेंसी माना है यहाँ पे, जो उन्होंने डेवलपमेंटल टास्क दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वॉकिंग इंडिपेंडेंटली, यानी स्वतंत्र रूप से चल पाना। सबसे पहले कौन सा होगा ये पूछा है, ये होंगे तो सारे जन्म से 6 वर्ष में, लेकिन सबसे पहले कौन सा होगा? क्रॉलिंग, यानी रगड़ रगड़ के, घिस के, रेंग करके चल रहा है बच्चा। बैबलिंग, बलबलाना जिसको हम कह रहे हैं। ग्रेस्पिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी वस्तुओं को पकड़ पाना, कि पेन है रखा हुआ है या कोई टेबल पे कोई बॉटल रखी हुई, कहीं रखी हुई, तो वो ग्रास्प कर पा रहा है, यानी पकड़ पा रहा है बच्चा। तो सबसे पहले कौन सा माइलस्टोन आएगा? आप में से ज्यादातर लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, वो है बैबलिंग। देखो, इससे भी पहले एक चीज आती है, वो है आपकी कूइंग, कूकना जिसको हम कहते हैं। लगभग 6 हफ्ते के अराउंड, है ना, वो क प च टाइप की कोई भी टेढ़ी मेढ़ी आवाज बच्चा निकाल रहा है, उसको हम कूकना कहते हैं, कूइंग। 6 हफ्ते में। बैबलिंग आ जाती है 6 महीने के अराउंड, कई बार इससे भी पहले, 4 से 6 महीने के बीच में। तो अराउंड 4 to 6 मंथ्स में जब बैबलिंग आ जाएगी, बलबलाना जिसको हम कहते हैं, सिंगल सिलेबल जो है बच्चा यहां बोलने लगेगा, यानी ब म च, जो सिंगल सिलेबल्स हैं उनको यूज करने लगेगा, बलबलाना। ये क्रॉलिंग थोड़ा और 6 महीने से और आगे 6-8 महीने में जाकर के कर पाता है बच्चा। वॉकिंग इंडिपेंडेंट लगभग साल भर लग जाएगा। ग्रेस्पिंग ऑब्जेक्ट्स भी वही 8 महीने के अराउंड। ठीक है, तो यहां पर बलबलाना इज द राइट वर्ड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा एक बार, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये आपके प्यारे वाइगॉस्की का क्वेश्चन है। वाइगॉस्की और प्याजे से कितना लगाव है सारे टीचिंग एग्जाम्स को, ये आप सभी जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। इन लेव वाइगॉस्कीज थियरी ऑफ cognitive development, what term describes the range of tasks that a learner can perform with the help of a more knowledgeable person but cannot yet perform independently? यानी वाइगॉस्की की थियरी में अगर हम देखें, the range of tasks that learner can perform with the help of a more knowledgeable other, यानी आपसे ज्यादा जानने वाले योग्य व्यक्ति के साथ आप कर पाएंगे, लेकिन खुद से नहीं कर पाएंगे कोई टास्क। तो ये कौन सी जोन में आएगी ये चीज कि इंडिपेंडेंटली बच्चा नहीं कर पा रहा है बट मदद मिलने पे कर लेता है ना? आपने वो देखा होगा, जिम जाते हैं जो लोग, तो वो एक्सरसाइज खुद से अगर वेट नहीं उठा पा रहे हैं, बट अगर जो उनका ट्रेनर है थोड़ी सी मदद कर दे तो उठा पा रहे हैं। लेकिन कुछ वेट ऐसे होंगे, हो सकता है आप 10 किलो वेट खुद से उठा लेते हो, 15 किलो या 20 किलो या 25 किलो तक उठा सकते हैं, लेकिन किसी की मदद चाहिए। तो वो मदद जहां पे चाहिए वो दायरा कौन सा है? और 100-150 किलो वजन हो सकता है आप उठा ही ना पाए, तो वो तो आपके उस दायरे के बाहर ही है, क्षमता के ही बाहर हो गया एक तरह से। ठीक, तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो वो कौन सा दायरा है जहां पे आप किसी की मदद से कोई काम कर सकते हैं लेकिन खुद से नहीं कर पा रहे हैं? जैसे बच्चा जो है, कई बार मदर उसकी अगर हेल्प कर दें तो वो लिख पाता है, कोई चीज कर पाता है, खुद से उसको दिक्कत होती है। जैसे जब आप छोटे होंगे आपको याद होगा, सर्कल कई बार बनाया जाता था कि आप सर्कल के बाहर, आप जब आप स्केचिंग कर रहे हैं या कोई भी कलर कर रहे हैं तो वो बाहर ना जाए, यानी मदद मिल रही है किसकी? सर्कल की। तो ये दायरा कौन सा है? ये दायरा है ZPD का, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, जिसको हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र।
यानी संभावना है कि आपका विकास यहां तक हो जाएगा यदि आपको सही मदद मिले, सही गाइडेंस मिले। एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, बस ये आपके दायरे में है, जेडपीडी में है। एक 5 साल के बच्चे को कहूं ये एग्जाम क्लियर कर लो तो थोड़ा सा नॉनसेंसिकल हो जाएगा, या उसकी जेडपीडी के बाहर है ये चीज, ठीक, मदद से भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आप लोगों को अगर मदद मिल जाए इस जेडपीडी में तो बात बन जाएगी। स्कैफोल्डिंग वो चीज है जो इस जोन में, इस दायरे में दी जाएगी, टेम्परेरी हेल्प जिसको हम कह रहे हैं। पेपर तो आप ही देके आएंगे, टीचर हेल्प करेगा सिर्फ, तो वो टेम्परेरी हेल्प है। मचान जिसको हम कहते हैं, पाड़ जिसको हम कह देते हैं। इक्विलिब्रेशन जो है यहाँ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसकी बात प्याजे करते हैं। बैलेंस होता है इसका मतलब, एसिमिलेशन भी होता है, दिमाग में कुछ ऐड करना, जिसकी बात प्याजे कर रहे हैं। अगेन वाइगॉस्की का उससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है इज द राइट आंसर ओवर हियर। अब थोड़ा सा अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखना एक बार, देखो कुछ चीजें जो आप खुद कर लेते हैं, है ना, जैसे ओवरथिंक करना, मजाक कर रही हूं, तो कुछ चीजें जो आप खुद कर लेते हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस आपसे खुद से हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी की मदद से हो जाएंगे अगर हेल्प मिल जाए तो। कुछ चैप्टर्स में आपके दोस्त की मदद मिल जाए, किसी कोचिंग की मदद मिल जाए, किसी बुक की मदद मिल जाए, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। यही जो किसी की हेल्प से हो जाएंगे, और इस हेल्प को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ये चीजें जो किसी की हेल्प से हो जाएंगी, ये किस दायरे में आएगी? ये आएगी जेडपीडी में। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ये, कि जहां ये उसके बीच का संबंध है, जो काम आप खुद से कर सकते हैं और किसी की मदद से कर सकते हैं, उसके बीच के डिफरेंस को जेडपीडी कहते हैं, ठीक। इसके बाहर भी एक दायरा है, जिस दायरे तक पहुंच नहीं पाएंगे हम, ये हमारे जोन के ही बाहर है। साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे आप किसी की मदद से आज कि 20-25 साल की उम्र होगी, जितनी एजुकेशन लेनी थी ले ली, अब वो चीज तो जेडपीडी के बाहर हो जाएगी। फिर समझ पा रहे हो बात को? चलो खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन्स साइकोसोशल डेवलपमेंट थियरी इन्वॉल्व्स द चैलेंज ऑफ डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड अचीवमेंट? एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, कैसे मन और समाज मिलकर के बच्चे की पर्सनैलिटी फॉर्म करते हैं। 8 स्टेजेस दी हैं, जन्म से ही या बचपन से ही अगर मैं कहूं, और बुढ़ापे तक की स्टेज लाइफ स्पेन थियरी भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने थ्रू आउट पूरी लाइफ को कवर कर दिया 8 के 8 स्टेज में, और बहुत मजेदार थियरी है, ठीक। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के किस चरण में योग्यता और उपलब्धि की भावना विकसित होती है? हर एक स्टेज में एक चैलेंज होगा। एरिक्सन के अकॉर्डिंग हर एक स्टेज में एक द्वंद्व है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना। तो अब वो कॉन्फ्लिक्ट जिसका एक पॉजिटिव साइड है, एक कॉइन का, एक सिक्के का, और दूसरा नेगेटिव साइड। अगर आप पॉजिटिवली रिजॉल्व कर लेते हैं उस चैलेंज को तो आपके अंदर एक अच्छा वर्च्यू डेवलप होगा, और अगर आप नेगेटिव साइड जाते हैं तो दूसरा एक नेगेटिव, मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट आपके अंदर डेवलप होगा, या वो कॉन्सिक्वेंस है। तो वर्सेस, इसलिए हर एक स्टेज में वर्सेस लिखा हुआ मिलेगा, यानी बनाम लिखा हुआ मिलेगा एरिक्सन की हर एक स्टेज में, ठीक। तो वो कौन सी स्टेज है जिसमें अगर आप चैलेंज पार कर लेते हैं तो आपको सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड अचीवमेंट आएगा, कि आप कोई चीज अचीव कर सकते हैं, ये क्षमता या ये विश्वास आपके अंदर आएगा। कौन सी स्टेज है? देखो, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट तो आपकी जन्म से 1.5 साल के आसपास तक की स्टेज है, जहां पे अगर बच्चे को ठीक से केयर मिले, फीडिंग मिले प्रॉपर, तो क्या होगा, लव वार्मथ ये सब मिले, तो उसके अंदर जीवन को लेकर के या लोगों के प्रति ट्रस्ट विकसित होता है। नहीं तो अगर इसका ऑपोजिट है, टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, कोई ध्यान नहीं रख रहा, कोई गले नहीं लगाता, है ना, कोई बाबू बेबी नहीं करता, तो फिर बाद में दिक्कत आती है, मतलब मिसट्रस्ट की भावना आ जाएगी, ठीक। तो ये तो पहली स्टेज है, ये तो होगा नहीं। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसके 1.5 से 3 साल के करीब, 1.5 to 3 years ऑफ एज। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी इज द राइट आंसर। यहां पे आप इंडस्ट्रियस होते हैं, यानी उद्योग, उद्योग मतलब वो नहीं कि बिजनेस लगा रहे हैं, उद्योग से मतलब है यहां कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उद्योग बनाम हीनता, यानी आप स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, ये अराउंड 5 से 12 के अराउंड की एज है, स्कूल एज भी कह सकते हो आप इसको, प्याजे की भाषा में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। नॉर्मल अगर आम डेवलपमेंट की स्टेजेस देखें तो ये लेटर चाइल्डहुड है, 6 से 12 वर्ष, क्योंकि 6 साल का बच्चा पहली कक्षा में होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, यानी बच्चा अपने स्कूल के स्किल्स सीखेगा, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होगा, वहां के रूल्स सीखेगा, होमवर्क करना सीखेगा, तो ये सारी चीजें अगर वो अच्छे से कर पाता है, सीख पाता है, तो उसके अंदर इंडस्ट्रियस होने का गुण पैदा होगा, कि वो आगे तक मेहनती और चीजें बनाता चला जाएगा। नहीं तो इंफीरियोरिटी आएगी, उसको अपने आप बारे में हीनता महसूस होगी, यदि वो स्किल्स को नहीं सीख पा रहा है या चीजें नहीं कर पा रहा है। इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, बहुत दुनिया भर के, मतलब ये बाद की बात है, ठीक। चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बताओ फटाफट से कमेंट करके। कल से करेंगे भाई 9 बजे क्लास। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजी, रचनात्मक या रचनावादी शिक्षण रणनीति का उदाहरण है, कौन सा ऑप्शन, फटाफट से बताओ। अभी टेंशन ना लो, अभी सीटेट का फाइनल हो जाएगा कल, तब हम उस पर चर्चा करेंगे, डोंट वरी। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, देखो अगर कोई टेंशन की बात है तो उसको एक दिन पहले या 4 दिन पहले ही टेंशन लेके क्या होगा, फाइनल हो जाए तभी कुछ हो पाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग स्ट्रेटजी, निम्नलिखित में से कौन रचनावादी शिक्षण रणनीति का उदाहरण है। देखो रचनावाद में सिंपल है, बच्चा एक्टिव चाहिए हमको, बच्चा चाहिए सक्रिय, पैसिव ना बैठा हो, बस निष्क्रिय ना बैठा हो। मेमोराइजिंग फैक्ट्स थ्रू रोट लर्निंग, रटंत विद्या चलंत नहीं, तो जहां पे भी रटने की बात हो रही है, मेमोराइजेशन की बात हो रही है, यानी बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चा पैसिव है, और बच्चा हमको एक्टिव रखना है हर हालत में, तभी वो अच्छा सीख पाएगा। मॉडर्न डे में जितनी भी पॉलिसीज हैं वो यही कह रही हैं, और रचनावाद तो कहता है, ये बना ही है कंस्ट्रक्टिविज्म यानी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करने से, कि बच्चा एक्टिव बिल्डर ऑफ नॉलेज है, ऐसा पियाजे कह रहे हैं, ठीक है, सक्रिय निर्माता है ज्ञान का। आगे बढ़ते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सप्लोरिंग कॉन्सेप्ट्स थ्रू डिस्कवरी, यानी व्यावहारिक प्रयोगों में भाग लेना और खोज के माध्यम से अवधारणाओं की खोज करना। मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स में, कोई एक्टिविटी हो रही है क्लास में, एक्सप्लोर कर रहा है कॉन्सेप्ट्स को डिस्कवरी के माध्यम से, कुछ खोज के माध्यम से, यानी बच्चा तो एक्टिव है। यहाँ जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है, सिंपल सरल सुंदर सस्ता टिकाऊ जुगाड़ है सही जवाब को पहचानने का। ठीक, बच्चा एक्टिव चाहिए हमको, बात खत्म। लिसनिंग टू लेक्चर्स एंड टेकिंग नोट्स, अब लेक्चर मेथड ही अपने आप में थोड़ा पैसिव हो जाता है, बच्चा सबसे ज्यादा जहां बच्चे की सेंसेस इन्वॉल्व हैं वो एक्टिव है, वो ऑप्शन सही है। कंप्लीटिंग मल्टीपल चॉइस टेस्ट, अब एमसीक्यू में कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी तो कुछ हो नहीं रही है, बैठ के पैसिवली सही और गलत लगा रहे हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर है 11, व्हाट डज स्कैफोल्डिंग रेफर टू इन दी एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में, शिक्षा के क्षेत्र में या शैक्षिक संदर्भ में मचान या पाड़ का क्या मतलब है, सिंपल बताइए स्कैफोल्डिंग का। पहला ऑप्शन है प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्टूडेंट्स एज दे लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड ग्रेजुअली रिमूविंग इट एज दे बिकम मोर प्रोफिशिएंट, यानी सपोर्ट देना बच्चों को जैसे जैसे वो नए कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, और ग्रेजुअली रिमूविंग इट एज दे बिकम मोर प्रोफिशिएंट, जैसे सहायता प्रदान कर रहे हैं आप नई अवधारणाओं को समझने में बच्चे को, लेकिन जैसे जैसे वो खुद से करना सीख ले रहे हैं, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, तब तक कोई साइकिल पीछे से पकड़ता था जब आप छोटे होंगे, आजकल तो साइकिल ही अलग तरह की आ गई है, तो जब तक आप खुद से नहीं चला पा रहे हैं, जैसे आप खुद से चलाने लगते थे, पीछे से जो व्यक्ति ने पकड़ा हुआ था वो छोड़ देता है, तो वो स्कैफोल्डिंग है, यानी आपको उस स्टेप पे मदद दी जाएगी जहां आप अटक रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है, फिर भी बाकी ऑप्शंस देखेंगे। गिविंग स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंट क्विजेस टू असेस देयर नॉलेज, नहीं ऐसा नहीं है कि खुद की नॉलेज का आकलन करने के लिए क्विज देते रहो। क्रिएटिंग, यहां पे जहां अटकेगा बच्चा वहां मदद देनी है, सिंपल बात। क्रिएटिंग अ रिजिड करिकुलम दैट ऑल स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो, देखो रिजिड करिकुलम, रिजिड तो कहीं भी नहीं होना है आपको पूरे एजुकेशनल सिस्टम में, आज की डेट में ये बात चलती ही नहीं है। कठोर पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या कहेंगे इसको, पाठ्यक्रम इसका हिस्सा है पाठ्यचर्या का, तो एक कठोर पाठ्यचर्या बनाना जिसका सभी छात्रों को पालन करना हो, बिल्कुल भी नहीं फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टाइम टेबल भी आपका, सिलेबस, करिकुलम, व्हाटएवर, सारी एक्टिविटीज। अलाउइंग स्टूडेंट्स टू लर्न एक्सक्लूसिवली थ्रू सेल्फ स्टडी, नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्कैफोल्डिंग में आप हिंट देते हैं बच्चे को, हाफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स देते हैं, जिस स्टेप पे वो अटकता है वहां उसको मदद देते हैं, और टेम्परेरी हेल्प है, परमानेंट नहीं है। इसको मैं आपके साथ पेपर में नहीं जाऊंगी, यहां डिस्कशन कर रहे हैं, जहां जहां डिफिकल्टी होगी वो प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी, ठीक है ना, हो जाएगा वो भी अमन, अभी तो होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ईटी बोल देते हैं इसको, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स इन द क्लासरूम, यानी मुख्य लाभ क्या है, प्राथमिक लाभ क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जब आप इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स को यूज करते हैं। वो आपने देखे होंगे जिन पे प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं व्हाइट क्लासरूम में, आजकल तो डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, तो इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स का फायदा क्या है ये पूछा है। पहला ऑप्शन है दे आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिक्वायर मिनिमल ट्रेनिंग, ये लागत कम लगती है, आप इसको डिजिटल बोर्ड भी मान सकते हो, देखो लागत कम नहीं लगती, बहुत महंगे आते हैं, पहली बार लिया था आज से 4.5 साल पहले, बैंड बज गई थी, एक गाड़ी के बराबर की कीमत थी, ठीक, तो ये कहना गलत होगा। दे फैसिलिटेट डायनेमिक प्रेजेंटेशंस एंड इंटरैक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज,
यानी ये जो आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, बेसिकली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है क्या, टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में यूज करो ताकि इफेक्टिव बन जाए एजुकेशन, बेहतर तरीके से आप एजुकेशन दे पाए। जैसे ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, आप घर से बैठ के देख रहे हैं, मैं यहाँ पे बोर्ड बता पा रही हूँ, पिक्चर दिखा पा रही हूँ आपको, ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही उदाहरण है। ठीक, इसमें हम आईसीटी भी देखते हैं, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम माध्यम से किसके, टेक्नोलॉजी के। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, दे फैसिलिटेट डायनेमिक प्रेजेंटेशंस एंड इंटरैक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज, ये बात सही लग रही है हमें। देखो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते, सस्ता नहीं होता। वे गतिशील प्रस्तुतियों और इंटरैक्टिव शिक्षण विधियों की सुविधा प्रदान करते हैं, यानी एक तो अलग अलग चीजें आप कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियोस भी दिखा सकते हैं, पिक्चर्स भी दिखा सकते हैं, कुछ कलरफुल चीजें भी बना सकते हैं, एंड इंटरैक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज, कई सारी एक्टिविटीज आप इसके माध्यम से करा पाएंगे। जबकि एक सिंपल व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे चॉक एंड टॉक से आप काम करते थे, अलग अलग कलर की चॉक भी अरेंज नहीं हो पाती थी। यहाँ पे ना आपको हाथ गंदे करने हैं और ना कुछ और होना है, सिंपल बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं एक इंटरैक्टिव बोर्ड के माध्यम से। तो ये डायनेमिक है, मल्टीपल चीजें कर सकता है। ठीक, दे रिप्लेस द नीड फॉर टेक्स्ट बुक्स एंड अदर रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि अदर रिसोर्सेज की अब नीड ही नहीं रहेगी, बुक्स से पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो सब बेकार की बातें। फोर्थ ऑप्शन है, दे ऑटोमेटिकली असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, यानी खुद से ही आकलन कर पाते हैं बच्चों की परफॉर्मेंस का। क्या व्हाइट बोर्ड खुद से या स्मार्ट बोर्ड खुद से कर लेगा आकलन? नहीं भाई। तो थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, What is one key benefit of using cooperative learning strategies in the classroom? यानी सहयोगी शिक्षणात्मक रणनीतियों का इस्तेमाल करने का लाभ क्या है कक्षा में। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या है? जहां बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट करके, सहयोग करके एक दूसरे का सीख रहे हैं, चाहे वो ग्रुप में कोई बच्चा जिसको कोई टॉपिक अच्छे से आता है वो दूसरे की मदद ले रहा है, कोई किसी को मदद दे रहा है, ये सारी चीजें फटाफट से बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 7 क्वेश्चंस और हैं, 20 क्वेश्चंस हमको करने हैं। चलिए समझते हैं कहानी, देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, इट एंश्योर्स इंडिविजुअल स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इट एंश्योर्स दैट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज मैक्सिमाइज्ड, यानी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की जो अचीवमेंट है उस पर फोकस है। नहीं, कोऑपरेटिव में तो हम सहयोगात्मक की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की थोड़ी बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। इट अलाउज स्टूडेंट्स टू वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट टीचर सुपरविजन, नहीं भाई यहाँ तो टीचर भी बाकी बच्चे भी सब कोऑपरेट करेंगे, टीचर होगा ही नहीं, ये किसने कह दिया। थर्ड ऑप्शन है, इट एनहेंसेस स्टूडेंट्स सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स थ्रू ग्रुप वर्क, यानी यहाँ पे बच्चे के सामाजिक कौशल और जो उसके संप्रेषणात्मक कौशल है, यानी बातचीत के जो स्किल्स हैं, उसकी संप्रेषण के जो कौशल हैं और समाज में रहने के तौर तरीके वो सीख पाएगा, ग्रुप में कैसे रहते हैं, है ना, पेशेंस डेवलप कर पाएगा, अपनी बात को बेहतर कहना सीख पाएगा, दूसरे के आइडियाज को और उसके विचारों को सुनना सीख पाएगा, ये सब काम यहां होंगे। इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर असेसमेंट एंड ग्रेडिंग, ऐसा नहीं है, असेसमेंट फिर भी नीडेड है ना, वो अलग पैमानों पे होता है। तो ग्रुप में सीख करके ये होगा कि बच्चे सोशली रहना सीखेंगे और कम्युनिकेट बेहतर कर पाएंगे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग रूब्रिक्स इन असेसमेंट, ये बहुत इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं, देखिएगा इसको। रूब्रिक्स को इस्तेमाल करने का आकलन के लिए क्या पर्पस है, मूल्यांकन में रूब्रिक्स का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है, टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स बिहेवियर इन क्लास, यानी कक्षा में विद्यार्थियों के व्यवहार का मूल्यांकन करना, मतलब बच्चों के व्यवहार को आप भाप पाए, ये रूब्रिक्स होता है। या फिर सेकेंड ऑप्शन, टू प्रोवाइड अ क्लियर सेट ऑफ क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग एंड फीडबैक, क्या लग रहा है अपना अपना सा जवाब। टू रैंक स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, नहीं, रैंक करना उद्देश्य नहीं है। टू गिव अ न्यूमेरिकल स्कोर विदाउट डिटेल्ड फीडबैक, ऐसा भी नहीं है, रूब्रिक का मतलब कोई जजमेंट नहीं है। रूब्रिक बेसिकली एक पैमाना है, एक सेट स्टैंडर्ड है जो आपको बताएगा कि किस स्केल पे या किन स्टैंडर्ड्स पे चीजें असेस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में, इंग्लिश में राइटिंग के भी नंबर आपको मिल सकते हैं, या कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है आपने चीज को उसके। वहीं गणित में आपके राइटिंग के नंबर नहीं होंगे, स्टेप वाइज नंबर आपको मिलेंगे। तो ये रूब्रिक है, अलग अलग सब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड है, एक पैमाना है जो तय किया जाता है कि इस पैमाने पे हम असेस करेंगे, ये रूब्रिक है। तो टू प्रोवाइड के भाई इंट्रोडक्शन के इतने नंबर हैं, फिर बीच के पार्ट के इतने नंबर हैं, ये रूब्रिक है। तो टू प्रोवाइड अ क्लियर सेट ऑफ क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग एंड फीडबैक, तो एक क्राइटेरिया, एक पैमाना मिल जाएगा, उसको हम रूब्रिक कहते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15,
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग जगह पे, विभेदी अनुदेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन से एक ऑप्शन में किया गया है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यूजिंग अ सिंगल टीचिंग मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। देखिए नाम ही है डिफरेंशिएटेड, मतलब बाकी सारे बात जहां पे भी डिफरेंस क्रिएट होता है पूरे पेडागोजी में वहां गलत है, लेकिन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एक पॉजिटिव वर्ड है। क्यों? क्योंकि आप बच्चों अलग डिफरेंट बच्चों के लेवल को समझते हुए, उनकी नीड्स को समझते हुए यहां पे इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है जी। तो यूजिंग अ सिंगल टीचिंग मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट्स नहीं, एक डंडे से सबको नहीं हाँकना है, यानी डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक। सबके लिए सेम मेथड, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए हमको। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। यूनिफॉर्म मतलब सिंपल, जैसे बच्चा स्कूल में यूनिफॉर्म पहनता है, सारे बच्चे एक जैसे यूनिफॉर्म में होते हैं। यूनिफॉर्म कपड़ों के लिए ठीक है कि हर एक बच्चे का आर्थिक पृष्ठभूमि वैसी नहीं है, हो सकता है कुछ बच्चे मॉडल ही बन के आ जाएं अगर स्कूल में यूनिफॉर्म ना हो तो एटलीस्ट वहां पे यूनिफॉर्मिटी रहे, एक रूपता रहे इस मामले में कि कपड़ों को लेकर कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन यूनिफॉर्मिटी या यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन जो है वो अच्छा नहीं होता। पढ़ाने का तरीका यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, एक मेथड से सबको पढ़ाओ, मल्टीपल वेज यूज करो। तो यहां पे एक बात निकल करके आती है, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन एकदम खराब है, यानी सबको एक मेथड से पढ़ाना, एक रूप अनुदेशन कह देते हैं इसको, एकदम खराब चीज, एक रूप अनुदेशन। ठीक, वही अगर हम बात करेंगे किसकी, इसको हम रेड फ्लैग करार देंगे। ठीक है, यूज नहीं करना है, ग्रीन से लिखेंगे डिफरेंशिएट। और स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन लिखा हो तब भी बात वो नेगेटिव की साइड ही जाएगा। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन यानी मानकीकृत, यानी सबके लिए एक ही जैसा है, नहीं। ठीक, चाहे स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन लिखा हो, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन लिखा हो, नेगेटिव है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये ग्रीन फ्लैग है। मतलब क्या हुआ इसका, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। हाँ जी, जेनजी की भाषा में बिल्कुल सीख ली है काफी हद तक। चलिएगा समझते हैं, यानी विभेदी अनुदेशन की जब हम बात कर रहे हैं, यानी डिफरेंट बच्चों की नीड्स को समझते हुए डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट लेवल पे आप सिखा सकें, विभेदी अनुदेशन। तो इंस्ट्रक्शन वही बेहतर है जो अलग अलग बच्चों की नीड्स को केटर कर पाए। ठीक है बात, यानी उनका ध्यान रख पाए नीड्स का, क्योंकि बच्चे जो हैं, भिन्नता होगी क्लास में, डाइवर्सिटी होगी, सारे बच्चे एक जैसे नहीं दिखेंगे आपको। क्लियर है जी बात। तो यहां पे समझ लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, एडजस्टिंग टीचिंग मेथड्स टू एकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड नीड्स। यस, एक क्लास के अंदर कई तरह से सीखने वाले बच्चे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जिनका लर्निंग स्टाइल अकेले सीखते हैं, कुछ बच्चे हैं जो देख करके सीखते हैं, कुछ बच्चे हैं जो सुन करके सीखते हैं, कुछ बच्चे हैं जो ग्रुप में सीखते हैं, है ना। तो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को केटर कर पाए आप, एकोमोडेट कर पाए, हर बच्चे को सिखाना है आपको। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यही कह रही है, जो समावेशी शिक्षा है, एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है जी। थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा होमवर्क फॉर स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स, यानी आप एक्स्ट्रा होमवर्क दे देंगे जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप तो बहुत ही खतरनाक टीचर हैं, है ना, कि एक तो वो पहले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको चीजें समझ नहीं आ रही, उनको आपने कह दिया एक्स्ट्रा होमवर्क करके लाना, तो कैसे चलेगा। आपको तो बल्कि उनको समझाना था जहां दिक्कत आ रही थी। ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। फोकसिंग सोनली ऑन हाई अचीविंग स्टूडेंट, सिर्फ उन बच्चों पे फोकस करो जो 90% लेकर के आते हैं। 70% वाले का क्या करें, वो क्या जॉब छोड़ दे, आई मीन पढ़ना छोड़ दे, नहीं ना, तो उसको भी अकोमोडेट करना है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, which pedagogical approach focuses on developing students problem solving skills through real world scenarios, यानी कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण है या पेडागोजी का तरीका है, शिक्षण शास्त्र का मेथड है जो वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों के माध्यम से छात्रों की समस्या समाधान कौशल को विकसित करने पर केंद्रित है। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बच्चा समस्या समाधान कर पाए रियल लाइफ सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए। कंस्ट्रक्टिविज्म है, व्यवहारवाद है, बिहेवियरिज्म, ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ये तीनों ही नेगेटिव हैं। आज की डेट में हमको बच्चे को अगर रियल लाइफ से जोड़ना है तो कंस्ट्रक्टिविज्म से जोड़ना होगा, रचनावाद से जोड़ना होगा, जिससे पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर बिलोंग करते हैं। बच्चा एक्टिव है जहां, सिंपल बात, नो बकवास। ठीक है जी, एक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसी पे आपका एनसीएफ बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ये कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज एम्फसाइजेस स्टूडेंट लेड इंक्वायरी एंड एक्सप्लोरेशन, यानी कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी है, कौन सा मेथड है जो बच्चे को छात्र नेतृत्व, यानी बच्चा लीड करेगा, जिसमें बच्चा अन्वेषण कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। बताइए।
पहला है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। देखिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वही है कि टीचर जो है बच्चे के दिमाग में भर रहा है, टीचर सेंटर्ड है, ये बच्चा पैसिव होगा यहाँ तो एकदम खराब हो जाएगा, वही यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन जैसा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या फिर लेक्चर बेस्ड भी थोड़ा पैसिव हो जाएगा, बच्चा यहाँ पैसिव ही होगा, निष्क्रिय होगा। लेक्चर में चॉक एंड टॉक का इस्तेमाल होता है, एक तरफा बात होती है ना, और एक तरफा तो कुछ अच्छा नहीं होता। परियोजना आधारित शिक्षा यानी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बेहतर है, क्यों? क्योंकि बच्चा एक तो यहाँ ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ग्रुप में, ठीक। इसको हम लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कहते हैं। प्रोजेक्ट मेथड दिया किसने था? तो W.H. किलपैट्रिक ने, ठीक। और ये आपका प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड है, जॉन डुई वाली फिलॉसफी पे। चलिएगा, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। आसान सा सवाल है आपके सामने। विच वन इज नॉट रिलेटेड टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सा संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है एसिमिलेशन, फिर है एकोमोडेशन, वेरिफिकेशन और इक्विलिब्रियम। देखो चार फैक्ट्स कह लीजिए या चार फैक्टर्स हैं बेसिकली जो पियाजे की थ्योरी में हम डिस्कस करते हैं। आपको याद हो तो बता दीजिए। मैचुरेशन, इक्विलिब्रियम, सोशल इंटरेक्शन, एक्सपीरियंस या एक्टिविटी फोर्थ। चार इसमें स्टेजेस हैं, SP, CF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन आपको पता है इक्विलिब्रियम के ही अंदर आते हैं। अडेप्टेशन की प्रक्रिया और ऑर्गेनाइजेशन की, अडेप्टेशन की प्रक्रिया के अंदर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आते हैं। रिवाइज हुआ कुछ कुछ, ठीक। ये मैंने यूट्यूब पे भी कराई हुई है, ये थ्योरी आप देख सकते हैं। विच वन इज नॉट रिलेटेड टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट? पियाजे संज्ञानात्मक विकास से देखो एसिमिलेशन आता है, कुछ जोड़ना आपके एग्जिस्टिंग स्कीमा में, कुछ ऐड करना आपकी प्रीवियस नॉलेज में। एकोमोडेशन है, आप जब चेंज कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, ये भी है। वेरिफिकेशन नहीं है। इक्विलिब्रियम है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो सत्यापन यहाँ पे पियाजे की थियरी से संबंधित नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। सुनीता ऑलवेज डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। ऐसे आपके भी दोस्त होंगे, हो सकता है आप खुद भी ऐसे हों, या कभी ना कभी तो हम सब ने ये एक्सपीरियंस ही किया है कि सुनीता एक बच्ची है जो हमेशा वो करती है जो उसका मन करता है, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज पे बहन सोचती ही नहीं है ना, मतलब कि उसका परिणाम क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी कर लेते हैं बाद में देखेंगे। तो सुनीता हमेशा परिणाम के बारे में सोचे बिना जो करना चाहती है वही करती है। तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार, फ्रूड लिखा हुआ है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार अगर हम देखें, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार डैश का प्रभुत्व है इनकी पर्सनैलिटी में, कौन सा एक एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का जो हावी है इन पे? बताइएगा। सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। ईगो नहीं भाई, ईगो तो रियलिटी बेस्ड है ना, जो आपको पता है कि किसी से कुछ गलत कहोगे तो हो सकता है उल्टा कुछ खतरनाक एक्शन हो जाए, तो कॉन्सिक्वेंस का तो ध्यान रखोगे, तो रियलिटी बेस्ड होती है। ईगो तो वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए करती है चीजें, ठीक। सुपर ईगो है जो एकदम मॉरल है, इसको रूल्स के अलावा कुछ और समझ ही नहीं आता, जो गलत है तो गलत है, चाहे दुनिया खत्म हो रही हो, ठीक। इड इज द राइट वर्ड। इड आपकी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा है या वो एस्पेक्ट है जो डिजायर पे चलता है और टोटली अनकॉन्शियस है, मतलब इसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इड की जब हम बात कर रहे हैं तो इड डिजायर बेस्ड है, जो मन में आया, है ना। शुगर है फिर भी चॉकलेट खाए जा रहे हैं, ठीक, तो ये डिजायर पे बेस्ड है, इड है। ये सब बच्चे जनरली इड पे ही वर्क करते हैं, उनको पिताजी की जेब में पैसा हो नहीं हो, बाजार में लेट लेट के रोएंगे, दिला दो, क्योंकि जन्म से होता है इड हमारे अंदर। ईगो डेवलप होती है 1.5 साल के आसपास, फिर सुपर ईगो 3 साल के बाद। ब्लड का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो इड इज द राइट वर्ड या आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, आज के लिए आखिरी सवाल है, आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द psychologists mentioned below, personality is constituted of personality traits of various kinds। यानी निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व लक्षणों से बनता है? यानी मल्टीपल पर्सनैलिटी के ट्रेट्स होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बनती है कई सारे ट्रेट्स से, हजारों हजार ट्रेट्स बताए इन्होंने, और फिर कुछ 3 मुख्य ट्रेट्स दिए जिनको मैं CCS से शॉर्ट फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करती हूं बैचेस में भी, जब हम पर्सनैलिटी पढ़ते हैं। अभी रिसेंटली हमने पर्सनैलिटी किया है। तो अगर हम देखें यहां पे ई स्प्रेंगर, GW ऑलपोर्ट या CG युंग या WH शेल्डन, किसने? तो ये ऑलपोर्ट को हम कह देते हैं कि ट्रेड्स को लेकर के, ट्रेड साइकोलॉजी का जनक टाइप। GW गॉर्डन ऑलपोर्ट हैं जो कहते हैं कि 3 मुख्य ट्रेड्स हैं जिनमें आपकी पर्सनैलिटी को बांटा जा सकता है। कार्डिनल ट्रेड जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है आपकी पर्सनैलिटी का, सेंट्रल ट्रेड जो ज्यादातर आप में कंसिस्टेंट रहते ही हैं जो ट्रेड्स, और जैसे कार्डिनल ट्रेड की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे महात्मा गांधी, ठीक है ना।
अगर हम देखें यहाँ पे सेकेंडरी ट्रेट्स, कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जैसे जनरली आप गुस्सा नहीं करते हैं बट किसी सिचुएशन में आपको गुस्सा आ सकता है, वो सेकेंडरी ट्रेट है। सेंट्रल ट्रेट्स हैं जो मेनली आपकी पर्सनैलिटी में 2-4 ट्रेट्स होंगे कि आप सच बोलते हैं, आप बड़े क्या कहेंगे स्वावलंबी किस्म के व्यक्ति हैं। ठीक, कार्डिनल ट्रेट है जो एक मुख्य ट्रेट है जो आपकी पर्सनैलिटी को डोमिनेट करेगा। तो इन 3 ट्रेट्स में पर्सनैलिटी को बांटा है गॉर्डन ऑलपोर्ट ने, और इन्होंने वैसे हजारों ट्रेट्स दिए हैं और उन हजारों ट्रेट्स को इन 3 में समाहित कर दिया है। ठीक है, कोई कह रहा है बी फॉर बदल गई, अरे पढ़ लिया करो यार है कि बदलने की चिंता है, तुम भी बदल जाओ फिर क्या दिक्कत है। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए ये बता दो, इधर उधर की बातें करा लो इनसे। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये बदल गई वाली बातें हम संडे वार्ता को करेंगे, बहुत महीने हो गए संडे वार्ता किए, है ना, पिछले 1 साल से संडे वार्ता बहुत कम हो रही है, तो आपके दिल में बहुत दर्द है, वो संडे को निकलेगा। ठीक, चलो आ जाओ। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए ये बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना, कमेंट्स में वो आप बता ही दोगे। बाकी बी और उन कांस्टेंट, कोई बदले ना बदले, आप अपने साथ रहिए। क्वेश्चन नंबर मतलब टोटल क्वेश्चंस हैं 20, आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए वो बताइएगा, कुछ नया आपको जानने को मिला होगा। कल मिलेंगे 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे 9 से 10 के करीब, या जितना भी खत्म का तो हम कहेंगे नहीं, बट 9 बजे से ही आपकी क्लास रहेगी यहाँ लेट्स लर्न पे, यूट्यूब पे। बाकी बैचेस में तो करियर पे चली रही है क्लास। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस के साथ, किसी दिन थोड़े हल्के रखेंगे, फिर मुश्किल मिक्स्ड क्वेश्चंस रखेंगे।